हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद एस के सिंह। आज हम साइंस के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे और जो आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज मैंने साइंस के 25 क्वेश्चन लिए हैं। उसमें 10 क्वेश्चन फिजिक्स के हैं, 5 केमिस्ट्री और 10 बायो के हैं। चलिए देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, चाल, दूरी और समय का सही संबंध है। ऑप्शन फर्स्ट है एस इजिकल टू टी अपॉन डी। यहाँ पे बता दूँ, एस जो है वो स्पीड को दिखा रहा है। एस स्पीड है, स्पीड मीन्स चाल हो जाएगा एस, और टी टाइम समय और डी डिस्टेंस दूरी। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि इनका सही रिलेशन क्या है। एस इजिकल टू टी अपॉन डी मतलब चाल इजिकल टू समय अपॉन दूरी, पहला ये है। दूसरा, चाल इजिकल टू दूरी अपॉन समय। तीसरा है चाल इजिकल टू दूरी इंटू समय, और अगला है चाल इजिकल टू दूरी माइनस समय। तो इसका सही आंसर होगा चाल इजिकल टू दूरी बटे समय। चाल दूरी समय में संबंध होता है एस इजिकल टू डी अपॉन टी। दूसरा क्वेश्चन है, वेग में परिवर्तन अपॉन लगने वाला समय क्या होता है। मतलब वेग में परिवर्तन और लगने वाला समय का अनुपात या फिर किसे क्या बोलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है आवेग, दूसरा गति, तीसरा त्वरण, चौथा ऑप्शन है विस्थापन। तो वेग में परिवर्तन और अपॉन लगने वाले समय को हम बोलते हैं त्वरण। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, त्वरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्थापन परिवर्तन की दर को कहते हैं। ऑप्शन फर्स्ट दूरी, दूसरा वेग, तीसरा गति, चौथा त्वरण। तो विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। इसका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, विस्थापन परिवर्तन की दर को हम वेग बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा है। पहला ऑप्शन है समय, दूसरा तापमान, तीसरा दूरी, चौथा वेग। वेक्टर मात्रा का मतलब दो क्वांटिटी होती है, एक तो होती है स्केलर और दूसरी होती है वेक्टर। स्केलर का मतलब होता है, स्केलर मीन्स अदिश और सदिश। अदिश मतलब अदिश जिसमें दिशा ना हो, मतलब जिसमें केवल परिमाण हो, मतलब उसकी दिशा ना हो। और सदिश मतलब जिसका परिमाण और दिशा दोनों हो, तो उसे सदिश राशि कहते हैं। जैसे पूछा निम्न से कौन सा एक वेक्टर है। वेक्टर का मतलब सदिश राशि कौन सी होगी। पहला ऑप्शन समय, दूसरा तापमान, तीसरा दूरी, चौथा वेग। तो वेक्टर क्वांटिटी होती है इसमें से समय वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, तापमान भी नहीं है, दूरी भी नहीं है, वेग एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह भौतिक राशि है जो कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती। इनमें से बताना है कौन सी भौतिक राशि कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। पहला ऑप्शन दूरी, दूसरा बल, तीसरा त्वरण, चौथा वेग। तो इसमें इसका आंसर होगा दूरी। दूरी ऐसी राशि है, भौतिक राशि है जो कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती। दूरी हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी। अगला क्वेश्चन है, एक समान त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ होता है। मतलब एक समान त्वरण से अगर गति हो रही है तो उस समय वेग समय ग्राफ कैसा बनेगा। मतलब ये हम अगर मान लें वेग समय ग्राफ बना रहे हैं, ये अगर हम ले रहे हैं इसका वेग ये ले लो और समय ये ले लो। अगर वेग समय ग्राफ बनाओगे इसमें, तो एक समान त्वरण के साथ वेग समय ग्राफ बनता है, सरल रेखा बनेगा एक। मतलब अगर वेग उसका कंटिन्यू सेम है और टाइम बढ़ रहा है, मतलब एक समान वेग से त्वरण जा रहा है, मान लो ये, तो ऐसे बढ़ता रहेगा। कहने का मतलब उसका वेग जो है वो कंटिन्यू सेम है, बट समय बढ़ रहा है, तो इसमें क्या बनेगा, इसका एक सरल रेखा हमें मिलेगी। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर, एक समान त्वरण गति से वेग समय ग्राफ क्या होगा, तो उसका वेग हर समय सेम रह रहा है, तो इसका सरल रेखा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि भार W है और प्रयास P है तो यांत्रिक लाभ होगा। पहला ऑप्शन P अपॉन W, मतलब P प्रयास अपॉन भार, प्रयास बटे भार। दूसरा है W अपॉन P, भार बटे प्रयास। तीसरा है W इंटू P, भार इंटू प्रयास। और चौथा है P स्क्वायर, मतलब प्रयास का स्क्वायर बटे W, मतलब भार, प्रयास का स्क्वायर बटे भार। तो इसमें होता है इसका आंसर प्रयास, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका, भार बटे प्रयास। W अपॉन P, भार अपॉन प्रयास। एक हार्स पावर बराबर होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया है। एक हार्स पावर 746 वाट, 1000 वाट, 500 वाट या 750 वाट। तो एक हार्स पावर होता है वो 746 वाट होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है। द्रव्यमान अगर m और वेग v, इनका गुणनफल पूछा है कि क्या कहलाता है, तो एक फॉर्मूला पढ़ा होगा P इक्वल टू एम वी। P क्या होता है वहाँ पे, संवेग। तो द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या होगा, संवेग। ऑप्शन दूसरा इसमें सही हो जाएगा, संवेग। किसी पिंड का भार न्यूनतम होता है, पहला भूमध्य रेखा पर, उपोष्ण कटिबंधों पर या ध्रुवों पर। तो किसी पिंड का भार जो है वो न्यूनतम होता है भूमध्य रेखा पर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट। अगला क्वेश्चन, द्रव्य के ठोस में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। मतलब कोई भी द्रव्य है अगर ठोस बन रहा है, मतलब अगर पानी है, पानी से बर्फ बनने की प्रक्रिया बोल सकते हैं हम इसे, पानी से बर्फ, द्रव्य से ठोस बनने की प्रक्रिया को विखंडन बोलेंगे, नहीं। उत्सादन बोलेंगे, नहीं। हिमीकरण, संलयन, तो इसे बोलते हैं हिमीकरण। द्रव्य से ठोस बनना हिमीकरण। ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। शब्द परमाणु को किसने खोजा था। पहला ऑप्शन है डाल्टन, दूसरा कणाद, तीसरा लेवोसियर और चौथा डेमोक्रिटिस। तो शब्द परमाणु को डेमोक्रिटिस ने खोजा था, लेकिन परमाणु मॉडल सबसे पहले किसका आया था, डाल्टन ने बताया था, लेकिन खोजा किसने था, डेमोक्रिटिस। तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ, डेमोक्रिटिस। अब पूछा किसके बाह्यतम कक्षा में पूरी तरह से मतलब भरी होती है, कक्षा में पूरा फुली फिल्ड कक्षा होती है, मतलब एक भी इलेक्ट्रॉन उसके बाह्यतम कोश में ऐसे फ्रीली नहीं होता है, सब पूरी कक्षा उसकी भरी रहती है। पहला ऑप्शन जीनॉन, दूसरा रेडियम, फ्लोरीन और स्कैंडियम। तो जीनॉन एक अक्रिय गैस है, इसकी बाह्यतम कक्षा पूरी तरह से भरी होती है। तो जितनी भी अक्रिय गैस होती हैं सबकी बाह्यतम कक्षा पूरी तरह से भरी रहती है। अगला क्वेश्चन है मैडम क्यूरी ने किसकी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। मैडम क्यूरी ने किसकी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। पहला ऑप्शन यूरेनियम, दूसरा प्लूटोनियम, तीसरा रेडियम, चौथा आरम। तो मैडम क्यूरी को रेडियम के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, रेडियम की खोज के लिए। तो ऑप्शन नंबर तीसरा से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक हाइड्रोजन एटम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं। एक हाइड्रोजन एटम है, तो हाइड्रोजन का एटम का होता है H होता है, उसके इसमें न्यूट्रॉन पूछा है, तो इसका तो एटॉमिक नंबर भी 1 होता है और इसका एटॉमिक मास भी 1 होता है भाई। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, और जो न्यूट्रॉन की वैल्यू क्या होती है, मास माइनस नंबर। तो न्यूट्रॉन कितने आएंगे, 0। तो याद रखना कि एक ऐसा हाइड्रोजन एटम, अकेला ऐसा एटम है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा एक भी नहीं, न्यूट्रॉन होते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है जीवन की मूलभूत इकाई क्या है। ऑप्शन फर्स्ट कोशिका, अंग, तीसरा ऊतक, चौथा नाभिक। तो जीवन की मूलभूत इकाई है कोशिका। जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट। अगला क्वेश्चन, किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन होता है। मतलब सबसे बड़ा कोशिका का पार्ट बोल सकते हैं हम। कोशिकांग का मतलब कोशिका का अंग, कोशिका का अंग, वही तो होगा कोशिकांग। तो पहला है अंतःप्रद्रव्य जालिका, दूसरा नाभिक, तीसरा गोल्जिकाय, चौथा माइटोकॉन्ड्रिया। तो सबसे बड़ा कोशिकांग होता है अंतःप्रद्रव्य जालिका, मतलब पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है कोशिका का रसोई घर है, ल्यूकोप्लास्ट, दूसरा क्रोमोप्लास्ट, तीसरा रिक्तिका, चौथा क्लोरोप्लास्ट। तो कोशिका का रसोई घर होता है क्लोरोप्लास्ट। ऑप्शन चौथा से जाएगा। इसे हम बोलते हैं हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट को हरित लवक भी बोलते हैं, हरित लवक। अगला क्वेश्चन है बाइल जूस का स्रोत है। बाइल जूस का स्रोत आमाशय, जिगर, बड़ी आंत, पित्ताशय। बाइल जूस होता है, हिंदी में इसे बोलते हैं पित्तरस। उसने पूछा इसका स्रोत क्या है, मतलब ये बनता कहाँ है बाइल जूस। तो बाइल जूस जिगर में बनता है, जिगर को यकृत बोलते हैं, लीवर। और इसका अगर पूछ ले ये इकट्ठा कहाँ होता है बाइल जूस, जाके स्टोर कहाँ होता है, तो पित्तरस होता है। स्टोर जो होता है वो पित्ताशय में स्टोर होता है। बट इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बाइल जूस का स्रोत क्या है, जिगर है। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है दांत का एनामेल बना होता है। जो दांत में एनामेल होता है हमारी बॉडी का मतलब सबसे मजबूत पार्ट होता है ये एनामेल। सबसे मजबूत हड्डी बोल सकते हैं, जबड़े की हड्डी होती है एनामेल। इसमें पहला ऑप्शन है कैल्शियम क्लोराइड, दूसरा कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम फॉस्फेट। तो दांत का एनामेल जो है वो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट है, कैल्शियम फॉस्फेट। अगला क्वेश्चन है दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। दुग्ध प्रोटीन को कौन सा एंजाइम पचाता है। ऑप्शन फर्स्ट पेप्सिन, दूसरा ट्रिप्सिन, तीसरा रेनिन या चौथा इरेप्सिन।
तो दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है रेनिन। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक रक्त समूह नहीं है? तो रक्त समूह कौन सा नहीं है? पहले देख लो रक्त समूह कौन कौन से होते हैं। एक तो ए होता है, एक ए बी होता है, एक ए होता है, एक बी होता है, फिर एक ए बी होता है और एक ओ होता है। ये 4 रक्त समूह होते हैं। तो देखो ए तो रक्त समूह है, बी भी रक्त समूह है, ए बी भी रक्त समूह है, बट सी क्या है? ये रक्त समूह नहीं है। तो ऑप्शन नंबर चौथा इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? नंबर फर्स्ट आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी, तीसरा पट्टिकाणु, चौथा जीवद्रव। तो हीमोग्लोबिन जो है वो आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक होता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? आंत के द्वारा, आमाशय के द्वारा, प्लीहा के द्वारा या गुर्दा के द्वारा? गुर्दा का मतलब किडनी। किडनी। तो यूरिया किसके द्वारा पृथक किया जाता है? किडनी के द्वारा। चौथा ऑप्शन गुर्दा इसका करेक्ट हो जाएगा। 24 अगला लास्ट क्वेश्चन है। आज 25 ही क्वेश्चन लिए थे इसमें। मस्तिष्क जिम्मेदार है सोचने के लिए, हृदय गति नियंत्रण के लिए, शरीर के संतुलन के लिए, चौथा है उपयुक्त तीनों के लिए। तो मस्तिष्क जो है वो जिम्मेदार होता है सोचने के लिए भी, हृदय गति नियंत्रण में भी जिम्मेदार होता है और शरीर के संतुलन में जिम्मेदार होता है। इसका मतलब तीनों के लिए वो जिम्मेदार है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा, उपयुक्त तीनों के लिए। तो आज हमने साइंस के 25 क्वेश्चन सॉल्व करे और अगली क्लासेस में मैं और नए नए क्वेश्चंस लेके आऊँगा जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। और एग्ज़ाम ग्रुप डी का भी उसकी डेट क्लियर हो चुकी है, जुलाई से एग्ज़ाम है। एनटीपीसी सीबीटी 2 मई से स्टार्ट है। सो मैं प्रैक्टिस ऐसे ही नए नए क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता रहूँगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और साइंस का बेहद अच्छा रोल है। अगर ग्रुप डी क्वालिफाई करना है तो मैथ्स और साइंस 2 का ही रोल है और मैथ साइंस का मैं रेगुलर क्लासेस लेता रहूँगा। और अगर मैथ्स के ग्रुप डी में आई थिंक 25 टू 30 क्वेश्चन मैथ्स के भी हैं और 25 क्वेश्चन साइंस के हैं। तो काफ़ी अच्छा रोल है दोनों का। और सीबीटी 2 में भी उसके एनटीपीसी के सीबीटी 2 में भी मैथ्स मतलब टोटल 120 क्वेश्चन का पेपर है। तो उसमें मैथ्स 35 क्वेश्चन मैथ्स है और इसके अलावा 15 क्वेश्चन, मिनिमम 15 क्वेश्चन तो साइंस भी रहेगा ही। तो वो भी मैं सॉल्व कराऊंगा। तो आप ज़रूर क्लासेस रेगुलरली क्लास देखा करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।